कहानी है इंसानी भेड़िया। यह एक अजीबोगरीब केस है, दर्द भरी दास्तान है। इरफान एक दौलतमंद और रसूख वाला आदमी था, जबकि कातिल दो औरतें थीं, माँ सरीना और बेटी आलिया। सरीना की उम्र करीब 38 साल थी और आलिया की 19 साल। वह बेहद हसीन व शोख लड़की थी। उसके चेहरे पर गजब की मासूमियत थी। सरीना भी खूबसूरत औरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी और आंखों में समंदर की गहराई थी। दोनों माँ बेटी कोर्ट में मुस्कुराती हुई आती थीं और बड़े फख्र से कहती थीं कि उन्होंने इरफान अली का कत्ल किया है। आलिया कहती थी, मैंने एक ठोस डंडे से उसकी पिंडलियों पर वार किए थे। वह नीचे गिर पड़ा। सरीना कहती थी, जब वह नीचे गिरा तो मैंने उसी ठोस डंडे से उसके सीने पर मारना शुरू किया। इससे उसकी पसलियां टूटने की आवाज आने लगी। फिर मैंने अपनी उंगलियों के नाखून उसकी दोनों आंखों में उतार दिए। माँ बेटी दोनों बड़े फख्र से ये कारनामा सुनाती थीं और मैं भी उनके गुरूर को सही समझता था। लाश बुरी हालत में मिली थी। डंडे से उसका सिर फोड़ दिया गया था। मैं जानता था, मासूम चेहरे वाली इन माँ बेटी को कड़ी सजा मिलेगी, पर उनके चेहरे पर डर या वहशत नहीं थी। वे दोनों बड़े सुकून और इत्मीनान से बैठी रहती थीं। इसके पीछे एक दर्दनाक कहानी छिपी थी। मैं आपको वही कहानी सुनाऊंगी जो मुझे सरीना ने कोर्ट के अंदर सुनाई थी। आप यह सोचकर सरीना की कहानी सुने कि आप ही उसका इंसाफ करने वाले जज है। सरीना ने मुझे बताया, मेरी माँ का नाम नाजिया था। हमारा घर पुराना पर अच्छा था। घर में हम 3 लोग थे, मैं, मेरी माँ और मेरे अब्बू। जिंदगी आराम से गुजर रही थी। हमारे रिश्तेदार और अब्बू के दोस्त आते रहते थे। अब्बू काफी मिलनसार थे। बदनसीबी कहिए या कुछ और, अब्बू बीमार पड़ गए। 3 दिन अस्पताल में भर्ती रहे और चौथे दिन चल बसे। हम लोगों की दुनिया अंधेरी हो गई। कुछ दिनों तक दोस्तों व रिश्तेदारों ने साथ निभाया, लेकिन फिर सब अपनी अपनी राह लग गए। अब मैं बची थी और मेरी मजबूर माँ। न कोई मददगार, न सिर पर हाथ रखने वाला। उस वक्त मैं बीए के पहले साल में थी, पर अब पढ़ाई जारी रखने जैसे हालात नहीं बचे थे। पड़ोसी भी शुरू में मोहब्बत से पेश आए, लेकिन धीरे धीरे सबने निगाहें फेर ली। गनीमत यही थी कि हमारा घर अपना था। सिर छिपाने को आसरा था हमारे पास, पर खाने के लाले पड़ने लगे थे। अम्मा ने घरों में काम करने की बात की, पर मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अम्मा को बहुत समझाया और खुद नौकरी करने की बात की। मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी थी। मेरी अंग्रेजी और मैथ्स बहुत अच्छा था। बहुत कोशिश करने पर मुझे एक ऑफिस में जॉब मिल गई। वेतन ज्यादा तो नहीं था, पर गुजारा किया जा सकता था। शुरू में लोगों ने बातें बनाई कि खूबसूरती के चलते यह नौकरी मिली है। अम्मा बहुत डरती, घबराती, लोगों की बातों से दहशत खाती। मैंने उन्हें समझाया, अम्मा, लोग सिर्फ बातें बनाते हैं, वे हमें खिलाने नहीं आएंगे। हमें अपना बोझ खुद उठाना है। लोगों को भौंकने दें। अम्मा को बात समझ में आ गई। फिर भी उन्होंने नसीहत दी, बेटी, दुनिया बहुत बुरी है। तुम बहुत मासूम और नासमझ हो। फूंक फूंक कर कदम रखना। हर मोड़ पर इज्जत के लुटेरे बैठे हैं। मैंने उन्हें दिलासा दी, अम्मी, आप फिक्र न करें, मैं अपना भला बुरा खूब समझती हूँ। जिस फर्म में मैं काम करती हूँ, वहाँ भेड़िए नहीं, बहुत नेक और भले लोग हैं। अकाउंटेंट अनीस रहीम बूढ़े आदमी थे, बहुत ही सीधे व मोहब्बत करने वाले। मुझे नौकरी दिलाने में भी उन्होंने मेरी मदद की थी, और पहले दिन से ही मुझे गाइड करना और सिखाना भी शुरू कर दिया था। वैसे मैं काफी जहीन थी। जल्द ही सारा काम बहुत अच्छे से करने लगी। ऑफिस में सभी लोग अनीस रहीम साहब की बहुत इज्जत करते थे। हाँ, फर्म के बॉस इरफान अली से मेरी अब तक मुलाकात नहीं हुई थी। सुना था, बहुत रिजर्व रहते हैं, काम से काम रखने वाले व्यक्ति है। फर्म के लोग मालिक इरफान अली से खुश थे। सब उनकी तारीफ करते थे। मुझे वहाँ काम करते 1 महीना हो गया था। पहली तनख्वाह मिली तो अम्मा बड़ी खुश हुई। तनख्वाह इतनी थी कि हम माँ बेटी का गुजारा आसानी से हो जाता और थोड़ा बचा भी सकते थे। फर्म में 4-5 लड़कियां और भी थीं। उनसे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। बॉस पिछले दरवाजे से आते जाते थे, इसलिए उनसे मेरा कभी आमना सामना नहीं हुआ। एक दिन एक कलीग रजनी की सालगिरह थी। उसने बड़े प्यार से मुझे अपने घर आने की दावत दी। इस प्रोग्राम में बॉस समेत ऑफिस के सभी लोग जाने वाले थे। मुझे भी वादा करना पड़ा।
अम्मा से इजाजत लेने में मुश्किल हुई, क्योंकि वह मेरे अकेले जाने से परेशान थी। रजनी के यहाँ पहुँचने पर मेरा शानदार वेलकम हुआ। वहाँ बहुत धूमधाम थी, केक काटा गया, पार्टी भी बढ़िया थी। मैं अपनी प्लेट लेकर एक कोने में खड़ी थी। उसी वक्त एक गंभीर नशीली आवाज मेरे कानों में पड़ी। आप कैसी है मिस सरीना? मैंने सिर उठाकर सामने देखा। एक बेहद हैंडसम यूनानी हुस्न का शाहकार सामने खड़ा था। शानदार पर्सनैलिटी, तीखे नैन नक्श, ऊंची नाक, नशीली आंखें। मैं बस देखती रह गई। मेरी आवाज नहीं निकल सकी। रजनी ने कहा, सरीना, बॉस तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। मैं जैसे होश में आ गई। मैंने जल्दी से कहा, मैं ठीक हूँ सर, हमारी फर्म में कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। मैं बॉस को देखकर हैरान रह गई। कितने खूबसूरत, कितने शानदार, पर उतने ही मिलनसार और विनम्र। अभी खाना चल ही रहा था कि बादल घिरने लगे। जब मैं घर जाने के लिए खड़ी हुई तो अच्छी खासी बारिश होने लगी। रजनी भी सोच में पड़ गई। जब हम बाहर निकले तो बॉस इरफान साहब कहने लगे, सरीना अभी टैक्सी मिलना मुश्किल है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। रजनी ने फोर्स करके मुझे उनकी कार में बिठा दिया। मैं सकुचाते हुए बैठ गई। मैं जिंदगी में इतने खूबसूरत मर्द के साथ पहली बार बैठी थी। मेरा दिल अजीब से अंदाज से धड़क रहा था। मैंने कहा, सर आपने मेरे लिए बेवजह तकलीफ उठाई। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। इरफान साहब हंस पड़े, फिर कहा, नहीं भाई, हम इतने अच्छे इंसान नहीं हैं। अगर तुम भीग जाती तो बीमार पड़ जाती। 2-3 दिन हमारे ऑफिस को इतनी अच्छी वर्कर से महरूम रहना पड़ता, और फिर ये मेरा फर्ज भी तो है। मैंने कहा, आप बेहद शरीफ इंसान हैं, बहुत नेक और बहुत ख्याल रखने वाले। उन्होंने मुस्कराकर कहा, आपको मुझ पर यकीन है तो मेरी एक बात मानेंगी? जी कहिए, आप क्या चाहते हैं? सामने एक अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ एक कप कॉफी पी जाए। मैं सोच में पड़ गई। मैं कभी ऐसे होटल में नहीं गई। मुझे वहाँ के तौर तरीके नहीं आते। मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ। मैंने कहा। इरफान साहब बोले, कोई बात नहीं, हालात सब सिखा देते हैं। आपकी इस बात ने मेरी नज़रों में आपकी इज्जत और भी बढ़ा दी, क्योंकि आपने मुझसे अपनी हालत छिपाई नहीं। यह अच्छी बात है। उन्होंने कार रेस्टोरेंट के सामने रोक दी। हम अंदर गए। बहुत शानदार हॉल था। वहाँ का माहौल खुशनुमा था। मैं इससे पहले कभी किसी होटल में नहीं गई थी। इरफान साहब ने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया, फिर मेरे काम की, मेरे मिजाज की तारीफ करते रहे। फिर कहने लगे, अच्छा ये बताए, आप मेरे बारे में क्या सोचती है? मैंने कहा, आपने पार्टी में मुझे मेरा नाम लेकर पुकारा था। आप तो मुझसे मिले भी नहीं थे। आपके सवाल में बड़ी मासूमियत है। आप मेरे ऑफिस में काम करती है, और एक अच्छा बॉस होने के नाते मुझे अपने साथियों के बारे में पूरी जानकारी रखना चाहिए। मैं तो यह भी जानता हूँ कि आप ऑफिस की दूसरी लड़कियों से अलग है, अपने काम से काम रखने वाली। मैं हैरान रह गई। हम कॉफी पीकर बाहर आ गए। वह कहने लगे, बहुत शुक्रिया, आपने अपना समझकर मुझ पर यकीन किया। आज तो आपसे ज्यादा बातें न हो सकी। खैर अगली मुलाकात में बातें होगी। मैं देर होने से अम्मा के लिए परेशान थी। मैंने सोच लिया था कि उन्हें इरफान साहब के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, वरना उनकी नींद उड़ जाएगी। मेरा घर आ गया। मैंने गली के बाहर ही गाड़ी रुकवाते हुए कहा, सर मुझे यहीं उतार दें। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। मैं तो चाहता था कि आपको आपके दरवाजे पर ही उतारूं। मुझे उतारकर कार आगे बढ़ गई। मेरे लिए अम्मा परेशान बैठी थी। मैंने उन्हें दिलासा दिया और बताया रजनी के ड्राइवर चाचा मुझे छोड़ने आए थे, ताकि वह किसी शक में न पड़े। जब मैं बिस्तर पर लेटी तो दिल बुरी तरह धड़क रहा था। आंखों में वही खूबसूरत चेहरा बसा था। उन्हीं के ख्यालों में खोए पता नहीं कब सो गई। दूसरे दिन फिर वही ऑफिस था, वही काम, वही लोग। मेरी निगाहें बार बार बॉस के ऑफिस की तरफ उठ रही थीं। दिल में प्यार का तूफान उमड़ रहा था। आंखों में दीदार की आस थी। लेकिन बॉस के रूटीन में कोई फर्क नहीं आया। वह पिछले दरवाजे से ही आते जाते रहे। मेरा दिल दीदार को तड़पता रहा। कई बार जी चाहा, उनके ऑफिस में चली जाऊं, पर हिम्मत नहीं हुई। मैंने दिल को समझाकर खुद को काम में मसरूफ कर लिया। बार बार सोचती, उस दिन रात को मेरी तारीफ करना, प्यार से बातें करना,
वह सब क्या था? उस दिन मैनेजर अजमल साहब मेरे पास आए और कहने लगे, सरीना आप टाइपिंग सीख लीजिए, आगे आपके बहुत काम आएगी। मुझे अजमल साहब ने दूसरी टेबल पर बिठा दिया। थोड़ा खुद ने सिखाया, फिर साथी की ड्यूटी लगा दी कि मुझे बाकायदा टाइपिंग सिखाए। मैंने दिल लगाकर सीखना शुरू कर दिया। करीब 20 दिन के बाद अजमल साहब ने एक टेस्ट लिया। अच्छी खासी स्पीड हो गई थी। उन्होंने कहा, वेरी गुड, अब आप आइए मेरे साथ। मैं उनके अंदाज पर हैरान थी। वह मुझे लेकर इरफान साहब के ऑफिस में गए। मैं पहली बार वहां आई थी। ऑफिस की सजावट और खूबसूरती देखकर मैं चकाचौंध हो गई। कमरे में हल्का अंधेरा था। एसी की ठंडक, टेबल पर हल्की नीली रोशनी थी। उनकी गूंजती सी आवाज सुनाई दी, आइए अजमल साहब, आप कैसी हैं मिस सरीना? मेरी आवाज मुश्किल से निकली। मैं अच्छी हूँ सर। इतने दिनों के बाद बॉस को देखने से मेरी तड़प और चाहत और बढ़ गई थी। मैं प्यासी निगाहों से उन्हें देखती रही। अजमल साहब बोले, सर मैंने आपके लिए टाइपिस्ट का बंदोबस्त कर लिया है। ये है। वेरी गुड। मिस सरीना क्या आप टाइपिंग जानती है? जी सर, इन्होंने अच्छे से सीख लिया है। अजमल साहब, आपने ये बड़ा अच्छा काम किया। एक बड़ा मसला हल हो गया। उनके कमरे में एक तरफ एक छोटी टेबल रखी थी, जिस पर टाइपराइटर रखा था। मुझे वहां बिठा दिया गया। इरफान साहब ने मुझे कुछ कागजात टाइप करने को दिए। शाम को जब मैं टेबल से उठी तो इरफान साहब ने कहा, मिस सरीना, टाइपिस्ट की हैसियत से आपकी तनख्वाह में 300 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने अम्मा को बताया तो वह खुश नहीं हुई। कहने लगी, मैं कैसी मजबूर माँ हूँ कि तुम्हारी कमाई खा रही हूँ। मुझे तो तुम्हारी शादी का सोचना चाहिए। तुम्हारी कमाई जमा करके मुझे शादी की तैयारी करनी होगी। मेरा दिल भी उदास हो गया। मैंने कहा, अम्मा, मैं शादी नहीं करूँगी, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। नहीं बेटी, ये तो दुनिया का दस्तूर है। हर लड़की को विदा होकर अपने असली घर जाना पड़ता है। अम्मा ने दुखी मन से कहा। वक्त गुजरता रहा। मैं इरफान अली के ऑफिस में मेहनत और लगन से काम करती रही। वह भी बड़ी मोहब्बत और इज्जत से पेश आते। मेरी नज़रों में उनकी इज्जत और सम्मान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी। उस दिन मैं घर पर ही अम्मा के साथ किचन में थी। मैंने देखा अम्मा टटोल टटोल कर काम कर रही थी। वह दूध का पतीला ठीक से देख नहीं पाई। दूध नीचे गिर गया। कुछ गर्म दूध पांव पर भी गिरा। उन्हें चक्कर आ गया। मैं उन्हें कमरे में लाए और ग्लूकोज पिलाया। पैर पर दवा लगाई। फिर पूछा, अम्मा, ये सब क्या है? आपको क्या कम दिखाई देने लगा है? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही जरा चक्कर आ गया था। नहीं अम्मा, आप सच बताएं। आपको मेरी जान की कसम, आपको मुझे सच बताना होगा। आगे की कहानी जानने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।